Hello my dear students, in today's topic I am going to discuss matrix part 2. In part 1 we have studied about matrix, their special types of matrix and the process for finding inverse of the matrix. हम लोगों ने पढ़ा था कि इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और उसका इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो रैंक फाइंड करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा रिवीजन करना होगा माइनर का। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर। मैंने बताया था कि माइनर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इंटरसेक्टिंग एट दैट एलिमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में एक रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए जिसका माइनर आपको फाइंड करना हो, और जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट बचता है दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और हम लोग को ए का माइनर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए की रो और ए की कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा एंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ई एफ एच आई विल बी कॉल्ड माइनर ऑफ द एलिमेंट ए। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब आते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स is said to be of rank R if number 1 there exists at least one minor of order R which is non-zero। मतलब क्या कि एक मैट्रिक्स को हम लोग रैंक आर का तब बोलेंगे जब उस मैट्रिक्स में एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर और विल बी नॉन जीरो। मतलब मैट्रिक्स में आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। एंड द सेकेंड वन, every minor of order greater than R will be vanish। मतलब क्या होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक R है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक R से जो बड़े माइनर्स हैं वो जीरो हो जाएं और एटलीस्ट वन माइनर ऑफ रैंक R ऑफ ऑर्डर R शुड बी नॉन जीरो। एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स समझेंगे। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आप एक मेथड और है उससे आप फाइंड कर सकते हैं। रैंक ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो किसी भी मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं उनको आप काउंट कर लीजिए और वो नंबर रैंक के इक्वल होगा। समझ में आया आपको? हम लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और जो नॉन जीरो रोज होंगी, जीरो रो कौन सी होती है, वो रो जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो उसको जीरो रो बोलते हैं, और जो जितनी भी नॉन जीरो रोज हो उनको आप काउंट कर लीजिए एंड दैट विल बी रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 2 3 1 4 2 2 6 5। सपोज ये एक मैट्रिक्स है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए रोज कितनी है 3। अब इसकी रो जो है ना, इसकी रैंक वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो इसकी रैंक मैक्सिमम क्या हो सकती है, मैक्सिमम रैंक इसकी 3 हो सकती है, इसकी रैंक 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। हम लोग क्या करेंगे,
कि माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो हम लोग ऑर्डर 3 का माइनर देखेंगे। तो ये जो कंप्लीट मैट्रिक्स है 1 2 3 1 4 2 2 6 5, ये क्या है? ये माइनर है ऑर्डर 3 का। इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड करें तो हम लोग वैल्यू फाइंड करना जानते हैं 1, और ये 4 इंटू 5 20 माइनस 12 माइनस 2, हियर वी गेट 5 माइनस 4 प्लस 3 इंटू 6 minus 8, we will get that is 8, and here minus 2, here minus 6। और हम लोगों ने देखा कि माइनर ऑफ ऑर्डर 3 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऑर्डर 3 का माइनर तो 0 हो गया। दैट मीन्स इसकी जो रैंक होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी रैंक 3 से कम हो जाएगी। तो माइनर ऑफ, सिंस माइनर of order 3 is equal to 0, hence its rank क्या हो जाएगी? लेस देन 3 हो जाएगी। अब इसकी रैंक या तो 2 होगी या तो 1 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ऑर्डर 2 के माइनर्स चेक करेंगे। तो ऑर्डर 2 के कितने माइनर होंगे यहाँ पर? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने पास 9 माइनर्स हैं ऑर्डर 2 के। कैसे? देखिए, 1 2 1 4 है ना, 2 3 4 2 1 3 1 2। तो ऐसे अपने पास 9 माइनर्स मिलेंगे। अगर इनमें से सारे माइनर्स 0 हैं तो रैंक 2 भी नहीं होगी, 2 से कम होगी। अब अगर इसमें से एक भी माइनर नॉन जीरो मिल गया तो मतलब इसकी रैंक क्या हो जाएगी? इसकी रैंक 2 हो जाएगी। हम लोग देखते हैं, कोई भी माइनर देखते हैं ऑर्डर 2 का। तो सपोज 1 एलिमेंट का माइनर देखेंगे विच इज 4 2 6 5। आप फ्री हो, आप कोई भी माइनर देख सकते हो। इसकी वैल्यू का निकालें, माइनर ऑफ ऑर्डर 2। तो 4 2 6 5 इसकी वैल्यू देखेंगे तो इक्वल टू 20 माइनस 12 दैट इज 8, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग को एक माइनर ऐसा मिल गया ऑर्डर 2 का जिसकी वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स इसकी रैंक क्या होगी? इसकी रैंक हो जाएगी 2। समझ में आया? एक बार फिर से देखते हैं। मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की रैंक R होगी कब? जब एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर R विल नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां पे ऑर्डर 2 का एक माइनर मिल गया जो कि 0 नहीं है। सेकंड कंडीशन में मैंने बताया था कि R से जो ज्यादा ऑर्डर के माइनर्स होंगे उनको 0 होना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए इसकी रैंक आई 2, तो जो ऑर्डर 3 का माइनर है उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो दैट मीन्स इसकी रैंक आ गई 2। तो 2 ऑर्डर के जो माइनर हैं वो नॉन जीरो हैं, एक मिल गया हम लोग को नॉन जीरो। और जो 2 से ज्यादा ऑर्डर वाले हैं उनकी वैल्यू क्या हो गई? वो वैनिश हो गए, उनकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसकी रैंक आएगी 2। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स हम लोगों ने ली ये, और हम लोग को इसका ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 या 3 से कम होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो इसकी रैंक क्या होगी? सबसे पहले हम लोग को देखने पे क्लियर हो रहा है कि रैंक 3 या 3 से कम ही होगी। ठीक है, तो हम लोग माइनर ले लेते हैं, माइनर ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 का माइनर ले लीजिए विच इज 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है कि इस मैट्रिक्स की हमने वैल्यू निकाली, माइनर की वैल्यू निकाली ऑर्डर 3 वाले की, और उसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो इससे हम लोग क्या क्लियर हो रहा है कि रैंक अब 3 तो नहीं होगी, क्या होगी? 3 से कम होगी। तो क्या होगा? इधर 2 और 1। अब इसकी रैंक या तो 2 हो जाएगी या तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी, 3 तो नहीं होगी। अब हम लोग क्या करेंगे? तो हियर वी गेट माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू 0, hence rank will be less than 3।
अब आप ऑर्डर 2 के माइनर ले लीजिए, तो ऑर्डर 2 के यहाँ पर 9 माइनर्स हैं और आप कोई भी एक माइनर ले लेंगे। तो जब कोई भी आप माइनर ले लेंगे तो वी गेट ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू 0। आप कोई भी तो ऑर्डर ले लीजिए, कोई भी दो माइनर ले लीजिए, है ना। कोई भी माइनर ले लेंगे ऑर्डर 2 का तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी रैंक 2 से कम होगी। समझ में आ गया। तो ऑर्डर 3 के भी सारे माइनर 0 हो गए और ऑर्डर 2 के भी सारे माइनर्स 0 हो गए, तो इसकी रैंक 2 से कम होगी। अब हम लोग को ऑर्डर 1 का कोई भी एक, अब ऑर्डर 1 के माइनर ले लीजिए। अब ऑर्डर 1 का आप कोई भी माइनर देखेंगे तो एलिमेंट है, अभी देखिए 1 है, तो क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं। तो हियर माइनर ऑफ ऑर्डर 1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो 1 0 के इक्वल नहीं है, हेंस इसकी रैंक क्या हो जाएगी, 1। तो इस मैट्रिक्स की रैंक 1 हो जाएगी। देखिए ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी रैंक 1 है तो 1 वाले नॉन जीरो है माइनर, 1 ऑर्डर वाले, और 1 से ज्यादा ऑर्डर वाले ऑल माइनर्स 0 हैं। जैसे 2 ऑर्डर वाले माइनर्स 0 हो गए और 3 ऑर्डर वाले माइनर्स भी 0 हो गए। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स की रैंक फाइंड कर सकते हैं। नाउ we will discuss elementary transformations. Elementary transformations. सपोज हम लोग को कोई मैट्रिक्स दी गई है ना, और उस मैट्रिक्स में हमने रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया, है ना, या फिर उनमें किसी एक स्केलर नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर हमने उसमें रो में कुछ नंबर को ऐड कर दिया या कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, कॉलम्स पे ऑपरेशन कर दिया या रोज में ऑपरेशंस कर दिए। तो अगर इस टाइप से जो भी मैट्रिक्स बनती है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस को हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं। और जब यूनिट मैट्रिक्स में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे बनती है कि हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, उसमें अगर हम लोग कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं तो जो मैट्रिक्स हम लोग को मिलती है उसको हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो समझ में आया। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, ये R1 फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। सपोज हमने R1 पे फर्स्ट रो पे एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन क्या था कि R1 और R2 को ऐड कर दिया। फर्स्ट रो पे ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करके हमने क्या किया, R1 और R2 को ऐड कर दिया। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स अपने को मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 4 7, और बाकी आप मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। These are called elementary transformation and the matrix is called equivalent matrix। और जो ये मैट्रिक्स हम लोग को मिलती है इसकी रैंक सेम रहती है जो इनिशियल मैट्रिक्स की थी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे मैट्रिक्स में। नाउ गॉस जॉर्डन मेथड for finding inverse of a matrix। अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक मेथड देखा था किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड A। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग पहले क्या करते थे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करते थे और मॉड ए से उसके जो डिटर्मिनेंट था उसे डिवाइड कर देते थे एंड वी विल गेट ए इनवर्स, और हम लोग को उसका इनवर्स मिल जाता था। यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड से इनवर्स फाइंड करने का एक दूसरा मेथड है, और वो क्या है कि सपोज एक कोई मैट्रिक्स है ए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर ए लिखते हैं, मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वी नो दैट A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। और अगर आप इसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझ में आ गया? तो आप क्या करते हैं, हम लोगों ने मैट्रिक्स देखी कोई ए और हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो वी नो दैट A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। अब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख दिया, दिस इज A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। हम लोग करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इस मैट्रिक्स को हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, इसमें कराएंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और जो ऑपरेशन हम लोग यहां पर करेंगे वही ऑपरेशंस हम लोग एलिमेंट्री जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें भी करेंगे। समझ में आया? जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहां पे करोगे वही ट्रांसफॉर्मेशन आप यहां पर करोगे और हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जब ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगी इट विल बी आई और ये रहा आपका ए इनवर्स, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अब आइडेंटिटी में अगर ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनवर्स फॉर्म हो चुकी होगी ए इनवर्स के फॉर्म में। एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझेंगे तो आपको गॉस जॉर्डन मेथड अच्छे से समझ में आ सकता है। लेट अस टेक अ मैट्रिक्स A इक्वल टू, एक मैट्रिक्स लेंगे 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 and -4. Suppose this is a matrix A and we are going to find inverse of this matrix. तो पहला मेथड तो मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, that is A inverse equal to adjoint of A upon mod A। और सेकेंड मेथड हम लोग यहाँ पर जॉर्डन मेथड से देखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू जॉर्डन मेथड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए इनवर्स। तो हम लोगों को इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले आप लिखिए ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए, आप ए की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 और -4 और यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और तब ये मैट्रिक्स ए इनवर्स बन चुकी होगी। बस आपको ध्यान क्या देना है कि जो ऑपरेशंस आप इस मैट्रिक्स पे करेंगे द सेम ऑपरेशंस विल बी डन इन दिस मैट्रिक्स आल्सो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन में लेट हम लोगों ने ऑपरेशन किया R3 पे कि R3 प्लस 2 टाइम्स R1। हम लोगों ने क्या किया, थर्ड रो पे ऑपरेशन किया और फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड रो से हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ऑपरेशन और करेंगे, ऑपरेशन करेंगे R2 पे R2 माइनस R1। इस मैट्रिक्स में हम 2 ऑपरेशन किए। किस पर किए, एक तो R1 पर किया और सॉरी एक R3 पे किया और एक R2 पे किया। तो R1 तो आप ऐसे ही लिख देंगे, R1 पे तो कोई ऑपरेशन किया नहीं है, दैट इज 1 1 3। इसका भी R1 ऐसे लिख दीजिए 1 0 0। अब R2 पे क्या ऑपरेशन किया है, R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0 3 माइनस 1 2 -3 -3 -6। अब इस पर क्या ऑपरेशन किया है R3 पे कि R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R3 से ऐड कर देंगे। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए
ये ऑपरेशन यहाँ भी कर लीजिए पहले, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। अब यहाँ पे R3 पे ऑपरेशन करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 आएगा और ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पर ऐड करेंगे तो -2, -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 2। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 और 0 में 2 ऐड कर देंगे तो 2, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा 0, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो वी विल गेट 1। तो समझ में आया कि एक ऑपरेशन यहाँ पर हम लोगों ने इस टाइप से किया। अब हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, एक ऑपरेशन हम लोग को और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, R2 पे ऑपरेशन किया R2 बाई 2 एंड R3 पे ऑपरेशन किया R3 बाई 2। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेकेंड रो में 2 से डिवाइड कर दिया और थर्ड रो को भी 2 से डिवाइड कर दिया और देखिए हम लोग क्या मिल जाएगा, वी विल गेट R1 पर कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ है, दिस इज 1 1 3, इस पर इसको 2 से डिवाइड किया है, वी विल गेट 0 1 एंड -3 0 -1 और 1। A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ भी सेम ऑपरेशन करेंगे, फर्स्ट रो में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया है, सेकेंड को 2 से डिवाइड किया है, दैट इज 1/2 0 और यहाँ पे 1 0 और 1/2। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ मैट्रिक्स हम लोग की आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप की फॉर्म हो रही है। अभी हम लोग कुछ ऑपरेशंस और करेंगे और हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। कैसे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। एक ऑपरेशन हम लोगों ने और किया, R1 पर ऑपरेशन किया R1 माइनस R2 एंड R3 पर ऑपरेशन किया R3 प्लस R2। तो हम लोगों ने R1 फर्स्ट रो और थर्ड रो पे ऑपरेशन किया, फर्स्ट रो पे किया R1 माइनस R2 एंड थर्ड पे किया R3 प्लस R2। देखिए क्या मिलता है हम लोगों को, फर्स्ट रो को सेकंड से सब्ट्रैक्ट किया है तो 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 1, 1 में 1 जाएगा, इट विल बी 0 और 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहां पर हम लोग को मिल जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे, R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं किया, आप एज इट इज लिख दीजिए 0 1 -3 और R3 पे क्या किया है, R3 और R2 को ऐड किया है तो 0 प्लस 0 वी विल गेट 0, -1 प्लस 1 वी विल गेट 0 और 1 -3 वी विल गेट -2। तो कुछ ऑपरेशंस करने के बाद ये आया। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशंस लेफ्ट हैंड साइड में करने हैं वही ऑपरेशंस आपको राइट हैंड साइड में करनी है। तो क्या किया था मैंने, R1 माइनस R2, तो 1 में -1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 -1/2 दैट इज 1 प्लस 1/2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब यहां पर क्या करेंगे, R1 माइनस R2, 0 में 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट -1/2, 0 माइनस 0 वी विल गेट 0। R2 पर कोई ऑपरेशन आपने नहीं किया है, -1/2 1/2 और यहां पर 0। R3 पर ऑपरेशन किया है, R3 प्लस R2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 -1/2 वी विल गेट +1/2, 0 और 1/2 को ऐड करेंगे अगेन 1/2 और 1/2 और 0 को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 1/2। तो देखिए हम लोग काफी हद तक जैसे जैसे हम लोग ऑपरेशंस करते जा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स टाइप का फॉर्म कर पा रहे हैं। अब हम लोग कुछ ऑपरेशंस और सोचेंगे यहाँ पर और हम लोग वो ऑपरेशंस यहाँ पर करेंगे। ऑपरेशन करते हैं, सपोज R1 पे ऑपरेशन किया R1 प्लस 3R2। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3R2 का तो ये 6 और ये -6 और ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, सेकेंड ऑपरेशन किया R2 पे R2 माइनस 3/2 R3। तुम लोगों ने क्या किया, R2 पे ऑपरेशन किया 3/2 क्यों किया, क्योंकि ये बन जाए इस फॉर्म का और हम लोग इसको 0 कर सकें। देन R2 पर ऑपरेशन किया -R2/2 और R2 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए ऑपरेशंस करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या मिलेगा।
R1 पे ऑपरेशन किया, R1 प्लस 3R2, दिस इज ए और दिस इज द राइट हैंड साइड। तो R1 पे ऑपरेशन किया, R1 प्लस 3R2। अब आप इस R1 को इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए R2 में और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट -6 और ये +6, ये मिल गया 0। तो देखिए फर्स्ट रो काफी हद तक हम लोगों की कंप्लीट हो गई। सेम ऑपरेशन यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 3/2 और ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 3/2 वी विल गेट 3। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 3/2 और ऐड करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 1। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 में ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3/2। अब हम लोग सेकेंड ऑपरेशन करते हैं, R2 में माइनस करेंगे 3/2 R3 का। तो पहले हम लोग R3 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से माइनस कर देंगे। देखिए R3 में 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ भी 0 है कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पर 3/2 से करेंगे तो -2 में जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा -3 और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी सेम काम करेंगे कि R3 में 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से माइनस कर देंगे। तो इसमें 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 3/2 और R2 है -1/2, तो -1/2 में जब 3/2 माइनस करेंगे तो वी विल गेट -4/2 विच इज -2। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जब 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 में 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो -1/2 -3/4, तो इट इज इक्वल टू -1/2 -3/4, तो 2/4 इट विल बिकम -5/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी -5/4। अब यहाँ पर आप R3 में फिर से 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो और R2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R2 का एलिमेंट क्या है 1/2, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या करोगे, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करो 3/4, तो 2/4 -3/4, हियर वी गेट -1/4। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, 0 में माइनस करेंगे, इसमें 3/2 का मल्टीप्लाई करोगे 3/4, वी विल गेट -3/4। और आपने क्या किया है, इसके बाद थर्ड रो पे हम लोग आते हैं और हम लोगों ने थर्ड रो पे ऑपरेशन किया है, थर्ड रो पे ऑपरेशन किया है -R3/2। तो हम लोग ने थर्ड रो पे ऑपरेशन करेंगे -R3/2, यानी इससे -2 को कॉमन डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 0 अगेन 0 और यहाँ पे -2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1। यहाँ भी सेम काम करेंगे, R2 में डिवाइड करेंगे -2 से। ठीक है, तो जब यहाँ पर डिवाइड करोगे 1/2 और 2 तो ये आ जाएगा 1/4, अगेन -1/4 एंड अगेन -1/4। यहां से हम लोगों ने देखा दिस इज A इनवर्स और यहां से हम लोगों ने देखा कि I into A इनवर्स will be equal to A inverse. So this matrix will be equal to A inverse. Hence we can find A inverse by Gauss-Jordan method, which is 3/2 minus 5/4 minus 1/4 minus 3/4 minus 1/4 minus 1/4 and minus 1/4. So by this way we can also find inverse of any matrix. Now we will talk about normal form of any matrix. नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करें एंड कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप, दिस फॉर्म विल बी कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। और IR क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसफॉर्म करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो जो उसकी रैंक होगी उसी रैंक के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, दैट विल बी नॉर्मल फॉर्म ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो बात करेंगे अब
सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मैट्रिक्स का यूज बहुत जगह है, सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, लीनियर इक्वेशंस, तो हम लोग लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन टू वेज। जो फर्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट्स मेथड, which is also called Cramer's rule, and the second one is matrix inversion method. So there are two methods for finding solution of linear equations. तो linear equations को हम लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज determinants method, Cramer's rule, and the second one is matrix inversion method. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रैमर्स रूल की। मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स which is Cramer's rule. Suppose there are three linear equations. There are three linear equations, a1x plus b1y plus c1z equal to d1. The second one is a2x plus b2y plus c2z equal to d2. And the third one is a3x plus b3y plus c3z equal to d3. तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इन मैट्रिक्स का जो ये वेरिएबल्स है x, y, z, इनके कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। तो डेल्टा विल बी इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3, इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डेल्टा फाइंड करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं, x y z के कोफिशिएंट से हम लोग एक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जो x वाले कोफिशिएंट हैं, देखिए ये वाले कोफिशिएंट्स x के हैं, ये y के हैं और ये z के हैं। तो जो x के कोफिशिएंट हैं वहां पर हम लोग ये d1, d2 और d3 वैल्यूज पुट कर देंगे, इनको हम लोग बोलते हैं डेल्टा x। तो d1, d2, d3 को रिप्लेस, a1, a2, a3 को रिप्लेस कर दिया बाय d1, d2 एंड d3, और बाकी आप एज इट इज लिख दीजिए b1 c1 b2 c2 b3 c3। दिस विल बी डेल्टा x। और x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, x कैन बी फाइंड बाय डेल्टा x अपॉन डेल्टा। सिमिलरली y कैन बी फाइंड बाय डेल्टा y अपॉन डेल्टा, एंड z विल बी फाइंड बाय डेल्टा z अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा y कैसे मिलेगा, आप क्या करेंगे कि जो ये वाला कॉलम है y के कोफिशिएंट हैं उनको रिप्लेस करेंगे d1, d2 और d3 से, हेंस a1, a2, a3, और जो y के कंपोनेंट्स है उनको रिप्लेस कर दीजिए d1, d2 और d3 से। तो दिस विल गिव डेल्टा y, एंड डेल्टा z कैन बी फाइंड बाय रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ z1, z2 एंड z3 बाय d1, d2 एंड d3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस हेल्प से, क्रैमर्स रूल की हेल्प से x, y और z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं। लेट 2x plus 3y plus 4z equal to 5, x plus 2y plus 5z equal to 7, 2x plus 7y plus 9z equal to 16। तो ये तीन इक्वेशंस हैं और हम लोगों को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, कोफिशिएंट कैसे, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 2, 7 और 9।
तो ये तो डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा एक्स कैसे आएगा? डेल्टा एक्स ये 2 1 2 जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस करेंगे 5 7 16 से। तो 5 7 16 3 2 7 4 5 9। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों जो वैल्यू आएगी तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा विल बी इक्वल टू एक्स। तो इस टाइप से हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली डेल्टा वाई आप निकालेंगे एंड दैट विल बी 2 1 2 एंड 5 7 16 4 5 और 9। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए एंड y इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। सिमिलरली डेल्टा z विल बी, देखिए 2 1 2 x के कोफिशिएंट एज इट इज रख दीजिए, y के भी एज इट इज रख दीजिए, बट z के रिप्लेस कर दीजिए किससे? 5 7 अपॉन 16 से, एंड दिस वी विल गेट डेल्टा z। और जैसे ही डेल्टा z आता है तो डेल्टा z अपॉन डेल्टा विल बी इक्वल टू z। तो इस टाइप से हम लोग x, y और z की वैल्यू बहुत ही इजीएस्ट वे में फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड मेथड विच इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि सपोज दीज आर 3 इक्वेशंस, a2x plus b2y plus c2z equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z equal to d3। और इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो यहां पर हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। और हम लोग इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। तो ax इक्वल टू b, ए क्या है? ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, a1 a2 a3 b1 b2 सॉरी, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है विच इज a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 and x are variables which are x y and z and b are the d1 d2 and d3। तो हम लोग इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल टू b। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a इनवर्स, देन a इनवर्स ax इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहां पर a और a इनवर्स आइडेंटिटी बन जाती है, ix इक्वल टू a इनवर्स b, हेंस x इक्वल टू a इनवर्स b। और हम लोग क्या करते हैं, a इनवर्स, अभी ये मैट्रिक्स पता है, हम लोग a इनवर्स निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉड a। अभी क्या करेंगे, एडजॉइंट a अपॉन मॉड a से a इनवर्स निकाल लेंगे और a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग x, y और z की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हम लोग x, y, z की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सपोज द लीनियर इक्वेशंस आर 2x plus 3y plus 4z equal to 5, x plus y plus z equal to 6, 2x plus y plus 3z equal to 9। Suppose these are 3 linear equations and we are going to find values of x, y, z with the help of matrix inversion method। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ax equal to b एंड हम लोगों ने देखा x इक्वल होता है a इनवर्स b की। तो हियर a इक्वल टू 2 3 4 1 1 1 2 1 and 3, x इक्वल टू वेरिएबल्स x y z एंड b इक्वल टू 5 6 और 9। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स पे फोकस करेंगे और आप एक इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स कैसे आ जाएगा, पहले हम लोग इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए,
और अपॉन इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे और हम लोग को मिल जाएगा ए इनवर्स। सपोज हम लोगों ने जब ए इनवर्स फाइंड किया, सपोज दैट, तो इसकी वैल्यू आई L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। लेट्स कि इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x y z विल बी इक्वल टू ए इनवर्स L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 एंड N3। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे b से, दैट इज 5, 6 और 9 से, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यू आएगी और हम लोग इक्वेट कर देंगे x इक्वल टू k1, y इक्वल टू k2 एंड z इक्वल टू k3। तो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सपोज देयर आर मैनी इक्वेशंस a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3। Suppose there are number of equations। तो यहां पर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि फॉर्म होती है कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 एंड c3। और हम लोग फॉर्म करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो फॉर्म होती है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, d1 d2 एंड d3। दैट मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हम लोग जो ये d1 d2 और d3 होते हैं इनको कंबाइन करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों की रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो अगर इफ रैंक ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी रैंक दोनों की इक्वल हो जाती है। अगर दोनों की रैंक इक्वल होती है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज सॉल्यूशन विल बी इनकंसिस्टेंट। तो समझ में आया आपको क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। अगर दोनों की रैंक इक्वल होगी देन द सॉल्यूशन विल बी कंसिस्टेंट, अदरवाइज देयर विल बी नो सॉल्यूशन, दैट मींस सॉल्यूशन विल बी इनकंसिस्टेंट। अब इसमें कुछ केस और होते हैं, अभी वो हम लोग और डिस्कस करेंगे। दिस इज कॉल्ड रॉचीज थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड रैंक, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल हो जाती है तो सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होता है। अब अगर रैंक ऑफ ए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल होती है और हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर की होती है, हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर की होती है, तो यहां यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया कि जैसे यहां पर इसका ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट 3। अगर कोफिशिएंट की भी रैंक आ जाए 3 और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक आ जाए 3, तो इस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन का, इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा।
दैट मीन्स अगर हाईएस्ट पॉसिबल रैंक आ जाए, दोनों की इक्वल हो और हाईएस्ट पॉसिबल के इक्वल हो, देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। अब सेकेंड केस, अगर दोनों की रैंक इक्वल तो हो बट हाईएस्ट पॉसिबल ना हो, सपोज यहां पर हाईएस्ट पॉसिबल रैंक 3 है, हम लोग सॉल्व करें और दोनों की रैंक इक्वल हो बट 3 3 ना हो, 2 और 2 हो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की भी रैंक 2 आ जाए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 2 आ जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, हियर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में कंसिस्टेंट होगा बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स अगर हाईएस्ट पॉसिबल रैंक आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और लेस देन हाईएस्ट हो देन सॉल्यूशन विल बी इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और अगर रैंक इक्वल नहीं होगी तो वहां पर नो सॉल्यूशंस होंगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी इनकंसिस्टेंट। एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। Let us take system of equations 2x plus 3y plus 5z equal to 9. This is first equation. 7x plus 2y minus 3z equal to 8 and 2x plus 3y plus lambda z equal to mu. So suppose there are three equations, 2x plus 3y plus 5z equal to 9, 7x plus 3y minus 2z equal to 8 and 2x plus 3y plus lambda z equal to mu. तो यहाँ पर तीन इक्वेशंस हम लोगों को दी गई हैं और हम लोगों को केस फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda and mu for number 1 unique solution, number 2 infinite solution, number 3 no solution। तो हम लोग को तीनों केस की बात करना है कि लैम्डा और म्यू की किन किन वैल्यूज के लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन देगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा और नो सॉल्यूशन देगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। तो हियर 2 3 5 and 9, 7 3 minus 2 and 8, 2 3 lambda and mu। तो हम लोगों ने ये मैट्रिक्स फाइंड करी। तो यहां तक के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और ये जो पूरी मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। समझ में आया? तो अभी हम लोग इसकी रैंक निकालेंगे और इसमें कुछ केसेस फाइंड करेंगे, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो अभी क्या करेंगे, इसमें कुछ ऑपरेशंस करते हैं और इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कुछ नॉर्मल फॉर्म की तरफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक ऑपरेशन लगाते हैं R3 पे, R3 माइनस R1। तो हम लोगों ने एक ऑपरेशन किया R3 पे, R3 माइनस R1, और देखते क्या मिलता है हम लोगों को, एंड वी गेट एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। यहां पर क्या मिलेगा, 2 3 5 और 9, 7 3 माइनस 2 एंड 8, और यहां पे ऑपरेशन करते हैं R3 माइनस R1। 2 माइनस 2 वी विल गेट 0, 3 माइनस 3 वी विल गेट 0, lambda minus 5 we will get lambda minus 5, and here we will get mu minus 8। तो हम लोग को ये मैट्रिक्स मिल गई। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस की, केस 1। इफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5, अगर हम लोग देखते हैं कि लैम्डा 5 के इक्वल ना हो। अब लैम्डा 5 के अगर इक्वल नहीं होगा तो ये नॉन जीरो होगा। ये वाली जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड रो का लास्ट लैम्डा माइनस 5, ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो तब होगा जब लैम्डा इक्वल टू 5 होगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द केस हियर लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5। अभी लैम्डा जो है ना वो 5 के इक्वल नहीं है। देन ऐसे केस में रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स
कितनी हो जाएगी? अब देखिए ये नॉन जीरो और ये लैम्डा 5 के इक्वल है नहीं, तो ये भी नॉन जीरो, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 3। और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसकी भी कितनी हो जाएगी? देखिए लैम्डा 5 के इक्वल हुआ नहीं है ना, तो ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, और इसकी रैंक हो गई 3। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है और हाईएस्ट ऑर्डर की है। और कैसे हैं? हाईएस्ट ऑर्डर की है। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स इफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5 देन देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो समझ में आया? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब लैम्डा 5 के इक्वल नहीं होगा। अब बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में इफ लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5 एंड म्यू डज नॉट इक्वल टू 8। चलो सेकंड केस की बात करते हैं। इफ अभी हम लोगों ने क्या किया कि लैम्डा को इक्वल टू 5 कर दिया बट म्यू डज नॉट इक्वल टू 8। हमने सेकंड केस में क्या किया कि लैम्डा को 5 के इक्वल कर दिया बट म्यू को 8 के इक्वल नहीं किया। अभी देखिए लैम्डा इक्वल टू 5 हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी रैंक हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो देखोगे तो 2 हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या किया? लैम्डा माइनस 5। अब तो लैम्डा इक्वल टू 5 हुआ तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी 2। और म्यू जो है वो 8 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन जीरो होगा। तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी रैंक हो जाएगी 3, क्योंकि ये भी नॉन जीरो रो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो। अब अगर म्यू इक्वल टू 8 हो जाता तो इसकी रैंक 2 होती, बट वो तो हुआ नहीं, तो ये म्यू डज नॉट इक्वल टू 8 है। तो इस केस में इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 3। अभी दोनों की रैंक कैसी है? डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होगा? जब लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाए और म्यू डज नॉट इक्वल टू 8 हो जाए, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। अब देखिए थर्ड केस हम लोग देखते हैं, केस 3। तो केस 3 में हमने क्या किया? लैम्डा इक्वल टू 5 कर दिया और म्यू इक्वल टू 8 कर दिया। अब लैम्डा इक्वल टू भी 5 कर दिया और म्यू इक्वल टू भी 8 कर दिया। लैम्डा इक्वल टू 5 कर दिया तो ये भी क्या हो गया? 0, और ये भी क्या हो गया? 0। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज 1 1 2। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक कितनी हो जाएगी? देखिए ये भी 0, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये 0 रो। तो यहां पर ये 0 हो गया, तो सारी ये रो कैसी हो गई? 0 रो हो गई। तो यहां भी इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 2। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस केस में क्या है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है, बट हाईएस्ट ऑर्डर की नहीं है, 3 नहीं है, क्या है? 2 है। तो इस केस में कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगी। तो समझ में आया आपको सारे केसेस में कि 3 केसेस यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन तब होगा यहां पर कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 5 है तो यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कब होगा? जब लैम्डा 5 हो जाए और म्यू 8 हो जाए। लैम्डा इक्वल टू 5 हो जाए और म्यू इक्वल टू 8 हो जाए तो दोनों की रैंक इक्वल हो जाती है और 2 के इक्वल हो जाती है। ऐसे केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और नो सॉल्यूशन कब होगा? जब लैम्डा तो 5 के इक्वल हो जाए बट म्यू 8 के इक्वल ना हो। इस केस में दोनों मैट्रिसेस की रैंक डिफरेंट होती है और नो सॉल्यूशन होगा।